नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है। भारत में दोनों ओमिक्रॉन के केस कर्नाटक में सामने आए हैं, लेकिन अब दिल्ली में भी ओमिक्रॉन की आहट सुनाई देने लगी है। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में ही विदेश से आए 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी कोरोना के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। देश में 2 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं और चिंता की बात तो ये है कि जिस डेल्टा वेरिएंट के दूसरी लहर में हजारों लोगों की जान गई थी, ये वायरस उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि भारत में 2 ओमिक्रॉन के केस कर्नाटक में सामने आए हैं। दोनों संक्रमित पुरुष हैं जिनकी उम्र 66 साल और 46 साल की बताई जा रही है। दिल्ली में फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर अशोक सेठ ने बताया है कि ओमिक्रॉन वायरस सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पाया गया और इसमें बहुत सारे जो वायरस थे वो देखने को मिले हैं और वायरस अपनी शक्ल में ही बदलता है, तो शायद वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लोगों को कोविड के सभी नियमों का पालन करना होगा। हमारा देश इससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पाबंदियों का भी नया दौर शुरू हो गया है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव में ही 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और दिल्ली में मेट्रो जैसी सार्वजनिक जगहों पर टीके की दोनों डोज नहीं लगी होने पर यात्रा में भी पाबंदी लगा दी गई है और इसको लगाने की तैयारी भी चल रही है और दिल्ली सरकार इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर रही है। और हालांकि केंद्र सरकार कह रही है कि अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कड़ाई से करना होगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बेंगलुरु में ही 2 नए मामले मिलने के बाद से ही एक तरफ जहां राज्य के मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के अन्य हिस्सों में भी इसको लेकर संदिग्ध मरीज मिले हैं। इन सभी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के अगर स्वास्थ्य मंत्री का भी ये कहना है कि राज्य में ओमिक्रॉन के संदिग्ध मरीजों की संख्या अब बढ़कर 28 हो चुकी है। उन्होंने बताया कि हाई रिस्क देशों में भी भारत लौटे जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, उनमें संपर्क में आए लोगों की टेस्ट भी कर उनके सैंपल भी भेजे जा रहे हैं और मुंबई में 10 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक 2866 जो है यात्री मुंबई पहुंचे थे और इनमें से 485 यात्रियों का भी टेस्ट जो किया गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में भी मुंबई से आए कई यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट भी आई है और इसको लेकर भी फिलहाल अभी यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और इनके रिपोर्ट को भी परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इन सभी की जीनोम अनुक्रमण की जो रिपोर्ट है वो 2 दिनों में आने की उम्मीद जताई जा रही है और इस रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वापस हो चुके कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार को लेकर मोदी सरकार को जमकर निशाना भी साध दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को लेकर भी बनाने के लिए जो माफी मांग ली है, लेकिन संसद में बताएं कि वो प्रायश्चित कैसे करेंगे। जानिए, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि जब पीएम ने कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए माफी मांगी तो संसद में बताए कि प्रायश्चित कैसे करेंगे। लखीमपुर मामले के मंत्री को बर्खास्त कब और शहीद किसानों को मुआवजा कितना कब, सत्याग्रहियों के खिलाफ झूठे केस वापस कब होंगे और इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून कब बनेगा और इसके बिना माफी अधूरी है। बता दें कि किसान संगठन और विपक्ष लगातार सरकार से किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग करता आ रहा है, लेकिन 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि साल भर से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है इसका कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता।
मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ और एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर किसान पिछले एक साल से प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी और संसद ने इन कृषि कानून को वापस लेने पर बिल पास भी कर दिया है। और उसके बाद भी किसान आंदोलन को लेकर तरह तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। और जानकारी तो ये भी है कि राकेश टिकैत ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर बातचीत उन्होंने की और इस दौरान उन्होंने कहा कि आंदोलन अब मजबूत होगा, हमारा नारा है एमएसपी अभी नहीं तो कभी नहीं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कोई किसान कहीं नहीं जा रहा, आंदोलन में अब भीड़ बढ़ने लगी है, अपने अपने बॉर्डर मजबूत किए जा रहे हैं। और इस किसान नेता ने कहा कि कल और तस्वीर साफ हो जाएगी कि आंदोलन आगे कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को ये लग रहा है कि आंदोलन समाप्त हो रहा है, लेकिन आंदोलन अभी समाप्त नहीं हो रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जिसकी बात कही जा रही है वो पंजाब के लोग जा रहे हैं और कोई नहीं है। और किसान नेता ने यह भी कहा कि सरकार को टेबल पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक साल का आंदोलन ये समाप्त हो गया, कई किसान ने अपनी फसल भी नहीं काटी, इसका इतनी जल्दी हिसाब कैसे हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तो असली लड़ाई आंदोलन का प्लेटफॉर्म तैयार करने की है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसान नए नारे के साथ चल रहे हैं, किसानों की शहादत हुई है और सरकार उसका आंकड़ा हमसे पूछ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की शहादत का आंकड़ा अपने अपने थानों में जाकर पता करवाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य में घाटा तो सरकार उसका लाभ या हानि बताए। कर्ज में डूबा पाकिस्तान जैसी खबरों के बीच अब सर्बिया में भी मौजूद पाकिस्तान के दूतावास ने अपने ही देश की सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दूतावास के एक वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने इंटरनेट पर खूब फजीहत हो रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को दूतावास ने एक वीडियो में टैग किया हुआ है और इस वीडियो में पाक पीएम इमरान खान की जमकर खिंचाई की जा रही है। ट्वीट के जरिए बताया गया है, महंगाई बहुत है, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है और अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एजेंसी में ही काम करने वाले लोगों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। पाकिस्तान के सर्बिया में भी मौजूद दूतावास ने कहा कि आप इमरान खान हमसे कब तक उम्मीद करते हैं कि हम सरकार के अधिकारी चुप रहेंगे और पिछले 3 महीने से भुगतान किए बिना आपके लिए काम करते रहेंगे। हमारे बच्चों को फीस का भुगतान न करने के कारण स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। ट्वीट में लिखा गया है कि इमरान खान, हम माफी चाहते हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। पाकिस्तान के बारे में एक बात से सभी वाकिफ है कि वो सिर्फ और सिर्फ कर्ज के पैसों पर ही जीता है और खासकर अपने मुस्लिम देशों के पैसों पर ही लेता है और अपना जीवन यापन करता है। लेकिन इस बार उसकी यह मांगने की जो आदत है उस पर भारी पड़ गई है। क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ, एक बार फिर से उसकी नाकामी और नासमझी की चर्चा हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को आर्थिक बदहाली की कगार पर पहुंचाने वाले इमरान खान ने मुल्क को ऐसे कर्ज में फंसा दिया जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही। खुद पाकिस्तानी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री कर्ज लेते वक्त शर्तें नहीं पड़ती। दरअसल पाकिस्तान ने सऊदी अरब से बेहद कड़ी शर्तों पर 4.2 अरब डॉलर का कर्ज दिया, जिसमें से 3 अरब डॉलर की राशि उसे 1 साल में जमा करनी होगी। इतना ही नहीं, महज 3 दिन के नोटिस पर पाकिस्तान इसे वापस करने के लिए बाध्य हो जाएगा। पाकिस्तान सरकार इस कर्ज को एक उपलब्धि के रूप में देख रही है। उसे लगता है कि ये सऊदी अरब के साथ उसके रिश्तों की मजबूती को दर्शाता, लेकिन पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की राय इससे बेहद जुदा है। उन्होंने कड़ी शर्तों पर आपत्ति जताते हुए कहा, इमरान खान सरकार ने लोन के लिए एक सऊदी अरब के सामने पूरी तरीके से समर्पण कर दिया। इसका खामियाजा भविष्य में मुल्क को चुकाना पड़ेगा।
तो वहीं स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब पाकिस्तान के फाइनेंशियल सपोर्ट को रिवाइव करने को तैयार हो गया, जिसके चलते इमरान खान की कैबिनेट ने $3 अरब सुरक्षित जमा और लगभग $1.5 अरब मूल्य की तेल आपूर्ति डेफर्ड पेमेंट पर लेने के लिए हामी भरी है। हालांकि लोन की कड़ी शर्तों और काफी ज्यादा ब्याज दर को लेकर सरकार की आलोचना हो रही। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अतीत के विपरीत इस बार पाकिस्तान के पास रोल ओवर का कोई विकल्प नहीं होगा और उसे 1 साल बाद कर्ज वापस ही करना होगा। इतना ही नहीं, सऊदी के लिखित अनुरोध पर उसे 72 घंटे के भीतर पैसा लौटाना पड़ सकता है। वित्तीय मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार $3 अरब पर 4% की दर से ब्याज देना होगा, जो पिछली बार मिली मदद से 1/4 ज्यादा है। तब इसकी दर 3.2% थी। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को कर्ज पर लगभग $120 मिलियन का ब्याज देना होगा। सऊदी अरब की तरफ से इस बार कड़ी शर्तें इसलिए रखी गई हैं क्योंकि पिछली बार पाकिस्तान को उसका $1 बिलियन अमेरिकी लौटाने में काफी दिक्कतें आई थी। उस वक्त पाकिस्तान को अपने दोस्त चीन से पैसा लेकर सऊदी को देना पड़ा था। पाकिस्तानी मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 2018 में 3 साल के लिए लगभग $6.2 बिलियन का वित्तीय पैकेज दिया था। उसने इसे लौटाने के लिए अधिक वक्त देने से इनकार कर दिया। तब पाकिस्तान ने चीन से कर्ज लेकर सऊदी को लौटाया था। सऊदी अरब ने कड़ी शर्तों के साथ पाक को कर्ज तो दे दिया, लेकिन जिस तरीके से कड़ी शर्तें रख दी हैं, वो हैरान करने वाली है कि कहीं सऊदी अरब का विश्वास पाकिस्तान पर कम तो नहीं हो गया। कहीं सऊदी अपने आगे पाक को झुका कर तो नहीं रखना चाहता। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाक जिन्हें अपना जिगरी दोस्त मानता है, वो पाक की मदद करने के बहाने अपने रहमो करम पर पाक को पालते हैं, ताकि वक्त आने पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब उन्हें जरूरत हो तो पाक उनके पीछे पीछे जरूर चलता नजर आए। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।